फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमय माहौल से होती है। एक आदमी की आंख अचानक खुलती है, मानो वो कई सालों की गहरी हाइबरनेशन नींद से जागा हो। वो बुरी तरह घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर है कहां। जब वो ऊपर चढ़कर बाकी सो रहे लोगों को देखता है तो पता चलता है कि वे सब मर चुके हैं। वो खुद को किसी तरह संभालता है और ऊपर की मंजिल पर जाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा हो। वो समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो कहां है। तभी उसकी नजर एक विशाल खिड़की पर पड़ती है। जब वो बाहर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो गहरे अंतरिक्ष में था। वो इस वक्त एक विशाल स्पेसशिप में मौजूद था, जो किसी अनजान मंजिल की ओर बढ़ रही थी। ये सच्चाई जानकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो तुरंत जहाज के कॉकपिट में जाता है और कंप्यूटर को आदेश देता है कि उसकी बात कैप्टन से करवाई जाए, लेकिन कंप्यूटर जवाब देता है कि इस जहाज पर आपके अलावा कोई भी जिंदा नहीं है। हालांकि उसे थोड़ी राहत इस बात से मिलती है कि खिड़की से बाहर उसे सूरज दिखाई दे रहा था और वो अनुमान लगाता है कि शायद वो नेपट्यून के पास है। वो तुरंत कंप्यूटर को आदेश देता है कि जहाज को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया जाए, लेकिन कंप्यूटर उसकी इस कमांड को रिजेक्ट कर देता है। हताश होकर वो पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल भेजने को कहता है, लेकिन कंप्यूटर का जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 12 साल लगने वाले थे। उसे कंप्यूटर की इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो खुद मैप चेक करना शुरू करता है, और कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि बाहर जो सूरज दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी का सूरज नहीं है, बल्कि ये जहाज किसी दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंच चुका है। वो तुरंत बचे हुए फ्यूल के आधार पर पृथ्वी लौटने में लगने वाले समय की कैलकुलेशन करता है और परिणाम बेहद डरावना था, क्योंकि बचे हुए फ्यूल से पृथ्वी तक पहुंचने में 113 साल लगने वाले थे। यह सच जानकर वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसे अपने अतीत की धुंधली यादें आने लगती हैं। असल में उसका नाम रेलैंड ग्रेस था, जो एक साइंस टीचर होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी था। कुछ साल पहले नासा को सूरज के बारे में एक खतरनाक सच्चाई का पता चला था। उन्होंने देखा कि सूरज पर एक रहस्यमयी काली परत बन रही है, जिसे एस्ट्रोफेज नाम दिया गया था, और यह सूरज की ऊर्जा को खा रही थी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहता तो आने वाले 30 सालों में पृथ्वी का तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर सकता था। लेकिन ग्रेस को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वो इस स्पेसशिप में क्यों है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसे साइंटिस्ट की नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वो बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से बाहर निकलती है एवा स्ट्रैट। वो कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से काम करने वाली वो अथॉरिटी थी जिसके फैसले पर पूरी मानवता का भविष्य टिका हुआ था। वो सीधे ग्रेस के पास आती है और बिना किसी औपचारिकता के उसे बताती है कि दुनिया एक ऐसे खतरे का सामना कर रही है जहां हर सेकंड कीमती है और अब उसे ग्रेस की जरूरत है, चाहे वो तैयार हो या नहीं। ईवा उसे बताती है कि एस्ट्रोफेज सूरज की सतह पर सर्वाइव कर रही है और पूछती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि यह चीज आखिर है क्या। ग्रेस इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। जब वो लैब पहुंचता है और माइक्रोस्कोप के नीचे एस्ट्रोफेज को देखता है तो वो किसी बैक्टीरिया की तरह हरकत कर रही थी, यानी सूरज की रोशनी कम करने वाली ये चीज जिंदा थी। और जब उसने गहराई से इसकी जांच की तो पता चला कि ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक एलियन सेल है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये एलियन कोशिका लगभग पूरी तरह पानी से बनी हुई थी। इस जानकारी के बाद सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि पानी से बना कोई ऑर्गेनिज्म आखिर सूरज की सतह पर कैसे जिंदा रह सकता है। एवा उसे बताती है कि इन एस्ट्रोफेज ऑर्गेनिजम्स को हमने सूरज से वीनस ग्रह की ओर जाते हुए डिटेक्ट किया था। अब हमें पता लगाना होगा कि ये वीनस पर क्यों जा रहे हैं। इसके बाद एवा उसे घर जाने को कहती है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। लेकिन जो ग्रेस पहले इस काम से दूर भाग रहा था, अब उसकी इसमें दिलचस्पी जाग चुकी थी और वो एस्ट्रोफेज पर आगे रिसर्च करना चाहता था। एवा उसकी बात मान लेती है और उसे दोबारा काम पर लगा देती है। अब ग्रेस को यह समझना था कि एस्ट्रोफेज सूरज को छोड़कर वीनस ग्रह पर क्यों जाते हैं। वो सिक्योरिटी ऑफिसर कार्ल के साथ मिलकर एक बंद बॉक्स के अंदर वीनस जैसा वातावरण तैयार करता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रेस पूरा अंधेरा कर देता है और तभी उसे उस अंधेरे में एक हैरान कर देने वाली चीज दिखाई देती है। ईवा ने उसे एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ 3 एस्ट्रोफेज दिए थे,
लेकिन अब वहां 4 मौजूद थे। ग्रेस तुरंत समझ जाता है कि ये एस्ट्रोफेज अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। वो तुरंत एवा से मिलने का फैसला करता है, जो इस समय समुद्र के बीच एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद थी। एवा उससे पूछती है कि क्या तुम इन एस्ट्रोफेज का रिप्रोडक्शन बड़े पैमाने पर कर सकते हो। ग्रेस जवाब देता है कि हाँ, ये संभव है। इसके बाद ईवा उसे वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम के पास ले जाती है, जहां सभी हैरान थे कि ग्रेस ने इन एस्ट्रोफेज के रिप्रोडक्शन का तरीका कैसे समझ लिया। ग्रेस बताता है कि ये एस्ट्रोफेज अपनी संख्या बढ़ाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं और वीनस ग्रह पर CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इसीलिए ये वहां जाते हैं। वहीं बैठी एक वैज्ञानिक पूछती है कि क्या आप 20 लाख किलो एस्ट्रोफेज पैदा कर सकते हैं। ये सुनते ही ग्रेस चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर 20 लाख किलो का हम क्या करेंगे। तब ईवा उसे टॉप सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट हेल मैरी के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये एस्ट्रोफेज सिर्फ हमारे सूरज को ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी के सितारों को संक्रमित कर रहा है। एक तारा संक्रमित होता है तो उसके पास वाले तारे भी धीरे धीरे संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन हमारी आकाश गंगा में एक अजीब बात देखी गई। पृथ्वी से करीब 12 लाइट ईयर्स दूर टाउ सेटी नाम का एक तारा ऐसे संक्रमित तारों के बीच होते हुए भी संक्रमित नहीं हुआ। जब ग्रेस पूछता है कि ऐसा क्यों, तो सभी कहते हैं कि हमें नहीं पता। ईवा आगे बताती है कि इसका जवाब जानने के लिए हमने एक स्पेसशिप तैयार किया है, लेकिन ग्रेस कहता है कि 12 लाइट ईयर्स की दूरी तय करने में हजारों साल लग जाएंगे। एवा उसे बताती है कि नहीं, हम कम समय में पहुंच सकते हैं। बस हमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए जो स्पेसशिप को लगभग लाइट की स्पीड तक पहुंचा सके, और वो फ्यूल है यही एस्ट्रोफेज। इसीलिए हम तुमसे 20 लाख किलो एस्ट्रोफेज बनाने को कह रहे हैं। अब ग्रेस समझ चुका था कि इस मिशन का मकसद वहां पहुंचकर यह पता लगाना है कि वो तारा अब तक संक्रमित होने से कैसे बचा हुआ है। एवा आगे बताती है कि उस तारे तक पहुंचने के बाद इतना फ्यूल नहीं बचेगा कि वापस लौटा जा सके। इसलिए एक छोटे से प्रोब में सारी जानकारी वहां से पृथ्वी की ओर भेजी जाएगी, और जो एस्ट्रोनॉट इस मिशन पर जाएंगे वे कभी वापस घर नहीं आ पाएंगे। यह एक 1 वे मिशन है मानवता के लिए। अब ग्रेस को सारी बातें याद आ चुकी थी। प्रोजेक्ट हेल मैरी मिशन पर 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था, जिनमें से 2 नींद में ही मर चुके थे और ग्रेस किसी तरह जिंदा बच गया था। ग्रेस अपने दोनों साथियों को खोकर भावुक हो गया था। उसने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें हमेशा के लिए अनंत अंतरिक्ष की खामोशी में छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में शिप पर अलार्म बजने लगा, क्योंकि शिप अपनी मंजिल टाउ सेटी की ऑर्बिट में पहुंचने वाला था। ग्रेस तेजी से कॉकपिट में भागा और कुछ ही पलों में शिप उस तारे की ऑर्बिट में पहुंच चुका था। उसने बिना देर किए तारे को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्वेशन के दौरान एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जिस रास्ते से एस्ट्रोफेज इस तारे की ओर आ रहे थे, उसके बीच में कोई रुकावट मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें रोक रही हो। जब शिप उस रहस्यमय चीज के करीब पहुंचा तो ग्रेस की सांसें थम गईं। बाहर एक विशाल एलियन संरचना मौजूद थी, इतनी बड़ी कि ग्रेस का शिप उसके सामने एक खिलौने जैसा लग रहा था। यह नजारा देखकर ग्रेस पूरी तरह घबरा गया और तुरंत पायलट सीट पर बैठकर वापस पृथ्वी की ओर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो एलियन शिप अब ग्रेस का पीछा करने लगी थी। तभी उस एलियन शिप से एक रोबोटिक आर्म ने ग्रेस की तरफ एक ऑब्जेक्ट फेंका, लेकिन वो ग्रेस के शिप से टकराकर दूसरी दिशा में निकल गया। कुछ ही पलों बाद एक और ऑब्जेक्ट उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बार ग्रेस ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर खुद उसे पकड़ेगा। उसने बिना समय गंवाए अपना स्पेस सूट पहना और एयरलॉक खोलकर बाहर निकल गया। जैसे ही वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट उसके करीब आया, उसने शून्य में तैरते हुए छलांग लगाई और आखिरकार उसे पकड़ लिया। किसी तरह वापस अंदर आकर उसने उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। परेशान होकर वो उसे खोलने की कोशिश करने लगा, मगर समस्या ये थी कि शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी और बिना ग्रेविटी के लैब का कोई भी इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर सकता था। यानी वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये चीज आखिर है क्या। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पूरे शिप को तेजी से गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है और कुछ ही पलों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जहाज में फिर से ग्रेविटी बन जाती है। जैसे ही ग्रेविटी वापस आती है, ग्रेस तुरंत लैब की ओर भागता है और उस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की गहराई से जांच शुरू करता है।
लेकिन बार बार स्कैनर सिर्फ ज़ेनॉन गैस ही डिटेक्ट कर रहा था। ग्रेस और भी उलझ जाता है, आखिर ये चीज है क्या? वो उसे हाथ में लेकर घुमाता है और तभी अचानक वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद खुल जाता है। ग्रेस चौंक जाता है। वो तुरंत भागकर उसे एक ग्लास चेंबर में डालता है और जैसे ही वो उसे पूरी तरह खोलता है, अंदर से एक बेहद अजीब संरचना बाहर आती है, मानो सितारों का एक 3D नक्शा हो। जब ग्रेस उसे ध्यान से देखता है तो उसे एक पतली सी स्पाइक पर एक मार्क तारा दिखाई देता है। उसी पल उसे सब समझ आ जाता है, ये एलियन उसी तारे से आया है, मतलब वो अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। ग्रेस भी बिना देर किए उसी 3D नक्शे में अर्थ को मार्क करता है, यह बताने के लिए कि वो कहां से आया है। इसके बाद वो उस ऑब्जेक्ट को वापस कंटेनर में रखता है और एलियन शिप की ओर भेज देता है। कुछ ही देर बाद वहां से जवाब आता है। इस बार कंटेनर के अंदर एक छोटा सा मॉडल था जिसमें एलियन शिप और ग्रेस का शिप आपस में जुड़े हुए दिख रहे थे। ग्रेस समझ जाता है एलियन उसकी शिप से डॉक करना चाहता है और कुछ ही पलों में उसका अंदाजा सच साबित हो जाता है। एलियन शिप से 5 लंबी मेटेलिक रॉड्स निकलती हैं जो सीधे ग्रेस के शिप के एयरलॉक से जुड़ जाती है और देखते ही देखते उनके बीच एक टनल ब्रिज बन जाता है। ग्रेस की सांसें तेज हो चुकी थी, डर और जिज्ञासा दोनों चरम पर थे। वो धीरे से हैच खोलता है और उस अंधेरे टनल में कदम रख देता है। टनल की दीवारें किसी अनजान मटेरियल से बनी थी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब वो एलियन शिप के पास पहुंचता है तो अंदर जाने का रास्ता बंद मिलता है। वो झांकने की कोशिश ही करता है कि अचानक अंधेरे से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। ग्रेस बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वो हाथ पत्थर जैसा सख्त था। वो एलियन ग्रेस के सामने उसकी ही शिप का एक छोटा मॉडल दिखाता है, इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस कुछ समझ नहीं पाता और वापस लौट आता है। जैसे ही वो लौटता है, एलियन तुरंत ब्रिज हटा लेता है और अपने शिप को गोल गोल घुमाने लगता है। ग्रेस ये देखता है और अचानक उसे समझ आ जाता है उसे भी अपनी शिप उसी गति से घुमानी होगी। जैसे ही वो ऐसा करता है, एलियन फिर से ब्रिज एक्सटेंड करता है और दोनों शिप्स दोबारा जुड़ जाते हैं। ये सब एलियन ने इसलिए किया था ताकि दोनों शिप्स जुड़े रहने के बावजूद ग्रेस के जहाज में ग्रेविटी बनी रहे। इसके बाद ग्रेस फिर से बाहर गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ, हाथ में लाइट लेकर, ताकि उस घुप अंधेरे में कुछ देख सके। जैसे ही उसने उस पारदर्शी दीवार के पार झांकने की कोशिश की, धीरे धीरे अंधेरे से वो एलियन सामने आया। उसे देखते ही ग्रेस पूरी तरह सन्न रह गया। उस एलियन का शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त और अजीब बनावट वाला था। उसने इशारों में ग्रेस को बाहर रखे एक और कंटेनर को खोलने को कहा। जब ग्रेस ने कंटेनर खोला तो अंदर से 2 गोलाकार रिंग्स बाहर निकली। एलियन इशारों से समझाने लगा कि अपना हेलमेट उतार दो, लेकिन ग्रेस इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। वो अंतरिक्ष में था, वो वापस लौटने ही वाला था। तभी अचानक उसके दिमाग में क्लिक हुआ, ये 2 रिंग्स मतलब O2 यानी ऑक्सीजन। ग्रेस ने डरते हुए धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारा और हैरानी की बात, वो सांस ले पा रहा था। कुछ देर बाद वो जरूरी सामान लेकर फिर लौटा। इस बार उसका मकसद साफ था, किसी भी तरह कम्युनिकेशन शुरू करना। वो जानता था कि मैथ्स पूरे ब्रह्मांड की कॉमन भाषा हो सकती है, इसलिए उसने गणित की मदद से उस एलियन से बात करने की कोशिश की। जब उसने उसे इंच टेप देकर समझाना चाहा तो एलियन उसे खिलौने की तरह घुमाने लगा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद ग्रेस को समझ आया कि ये एलियन ठीक से देख नहीं सकता, ये चीजों को नाइट विजन जैसी किसी अलग तरीके से महसूस करता है। तभी ग्रेस को एक आइडिया आता है। वो अपनी घड़ी पर खास मटेरियल से नंबर्स लिखता है और जैसे ही वो एलियन को दिखाता है, उसे नंबर्स साफ दिखाई देने लगते हैं। यहीं से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। कई दिनों तक दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेस को पता चलता है कि ये एलियन एक तरह का मैकेनिक है। जब भी वो कुछ समझाना चाहता है तो ज़ेनॉन मेटल से छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर दिखाता है। ग्रेस ये भी समझ चुका था कि उस एलियन का अपना सूरज भी मर रहा है और वो भी यहां उसी समस्या का हल ढूंढने आया है। ग्रेस ने अपने कंप्यूटर की मदद से एक सॉफ्टवेयर बना लिया जो उस एलियन की आवाज को एनालाइज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता था। ग्रेस ने उस एलियन को रॉकी नाम दिया। रॉकी बताता है कि एस्ट्रोफेज हर तारे के लिए बेहद खतरनाक है और वो ये भी कहता है कि वो यहां अकेला बचा है। उसके 23 साथी थे, लेकिन अब सब मर चुके हैं। फिर वो पूछता है, तुम्हारे शिप पर और कौन है? ग्रेस भी उसे सच बता देता है कि वो भी अकेला ही बचा है। कुछ पल की खामोशी के बाद रॉकी कहता है, हम दोनों मिलकर तारों को बचाएंगे। थोड़ी देर बाद ग्रेस को नींद आने लगती है
और वो वहीं सो जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि इस मिशन के लिए पहले ग्रेस नहीं बल्कि कोई और चुना गया था, और जो 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे उन्होंने तय किया था कि मिशन खत्म होने के बाद वे खुद इंजेक्शन लेकर अपनी जान दे देंगे ताकि भूख और प्यास से तड़प कर ना मरना पड़े। नींद से जागने के बाद जब ग्रेस अपनी शिप में काम कर रहा था तभी हैच पर दस्तक होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बाहर रॉकी खड़ा होता है एक गोल बॉल जैसे कंटेनर के अंदर, ताकि वो वैक्यूम में भी जिंदा रह सके। वो तुरंत ग्रेस की शिप में आ जाता है और चारों तरफ घूमकर सब कुछ देखने लगता है। अब रॉकी ग्रेस के साथ ही रहने लगता है। वो उसके साथ काम करता है, उसे गाइड करता है और आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे टॉ सिटी स्टार के उस ग्रह तक जाएंगे जहां एस्ट्रोफेज बन रहे हैं, और वहां से सैंपल्स लेकर पता लगाएंगे कि ये उस तारे को क्यों नहीं खा रहे। और इसी फैसले के साथ दोनों उस ग्रह की ओर निकल पड़ते हैं जहां पहुंचने में करीब 3 घंटे लगने वाले थे। इस सफर के दौरान ग्रेस रॉकी को पृथ्वी के खूबसूरत नजारे दिखाता है। दोनों के बीच अब एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी, एक ऐसी बॉन्डिंग जो 2 अलग दुनियाओं के जीवों के बीच नामुमकिन लगती थी। इसी दौरान शिप उस ग्रह की ऑर्बिट तक पहुंच चुका था, वही ग्रह जहां एस्ट्रोफेज अपनी संख्या बढ़ा रहे थे। यह ग्रह दिखने में बेहद अजीब था। हरी और लाल गैसों की परतें पूरे ग्रह पर छाई हुई थी, मानो कोई जिंदा दुनिया सांस ले रही हो। दोनों बिना देर किए सैंपल्स इकट्ठा करने के काम में जुट जाते हैं। ग्रेस शिप के बाहर निकलता है और अंदर से रॉकी उसे लगातार गाइड कर रहा था। कुछ पल इंतजार करने के बाद अचानक करोड़ों एस्ट्रोफेज उस ग्रह की ओर बढ़ने लगे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी मानो स्पेस शिप किसी विशाल एस्ट्रोफेज समुद्र में तैर रही हो। ग्रेस सैंपल इकट्ठा कर चुका था, लेकिन अंदर लौटने से पहले वो रॉकी से कहता है कि इस ग्रह की खोज तुमने की है तो रिवाज के अनुसार इसका नाम भी तुम ही रखो। रॉकी उस ग्रह का नाम रखता है एट्रियन। यह नाम उसकी पार्टनर के नाम पर रखा गया था। शिप के अंदर लौटते ही ग्रेस तुरंत दोनों सैंपल्स की टेस्टिंग शुरू करता है, लेकिन तभी उसे कुछ बेहद अजीब पता चलता है। जितने एस्ट्रोफेज ग्रह पर आबादी बढ़ाने आ रहे थे, लगभग उतने ही वापस जा रहे थे, बल्कि लॉजिकली तो लौटते समय उनकी संख्या 2 गुनी होनी चाहिए थी। ग्रेस सोच में पड़ जाता है, या तो ये इस हरे ग्रह पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे या फिर कोई चीज इन्हें यहां खत्म कर रही है। ग्रेस और रॉकी जितना इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उतने ही गहरे सवाल सामने आते जा रहे थे। जब ग्रेस सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उन सैंपल्स में एस्ट्रोफेज के अलावा कुछ और भी था, एक अलग तरह की माइक्रोस्कोपिक एलियन लाइफ फॉर्म जो उन्हीं सैंपल्स के अंदर मौजूद थी। ग्रेस तुरंत रॉकी को बताता है कि इसका मतलब साफ है, एट्रियन ग्रह पर जीवन मौजूद है। दोनों अब भी इस खोज को समझ ही रहे थे कि अचानक रॉकी उत्साह में बोलने लगता है, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। ग्रेस के पूछने पर रॉकी बताता है कि एट्रियन पर मौजूद यही माइक्रोस्कोपिक लाइफ एस्ट्रोफेज को मार रही है। इसीलिए जब एस्ट्रोफेज वापस जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ी हुई नहीं होती। अब दोनों समझ चुके थे कि इसी ग्रह की माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म ने एस्ट्रोफेज की आबादी बढ़ने ही नहीं दी, और यही कारण था कि टॉ सिटी तारा अब तक मर नहीं रहा था। रॉकी जोश में कहता है, ग्रेस, अगर हम इस ग्रह के माइक्रोस्कोपिक लाइफ को अपने साथ ले जाए तो हम अपनी दुनियाएं बचा सकते हैं। लेकिन परेशानी यह थी कि उन माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स को पकड़ने के लिए उन्हें ग्रह के एटमॉस्फेयर में जाना पड़ता और उनका शिप वहां टिक नहीं सकता था। तभी रॉकी कहता है, इसका हल मेरे पास है। मैं एक बेहद लंबी चेन बनाऊंगा और उसके आखिरी सिरे पर सैंपल कलेक्टर डिवाइस लगाकर बादलों में छोड़ दूंगा। फिर हम उन माइक्रोब्स को ऐसे पकड़ेंगे जैसे समुद्र में मछली पकड़ी जाती है। रॉकी तुरंत काम पर लग जाता है और कुछ ही समय में एक विशाल चेन तैयार कर देता है। इसके बाद रॉकी कैमरा की तरफ देखकर पृथ्वी वालों से कहता है, हमने तैयारी कर ली है, बहुत जल्द हम एस्ट्रोफेज को मारने वाली लाइफ फॉर्म पकड़ लेंगे। लेकिन जब पृथ्वी से कोई जवाब नहीं आता तो ग्रेस मुस्कुराकर उसे समझाता है, यह सिर्फ वीडियो रिकॉर्डर है, हम इतनी दूर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। मैं इस मिशन की सारी जानकारी एक छोटे प्रोब में भरकर पृथ्वी भेजूंगा ताकि वो अपने सूरज को मरने से बचा सके। रॉकी कुछ पल चुप रहता है, फिर पूछता है, तुम खुद पृथ्वी जाकर यह जानकारी क्यों नहीं देते? तभी ग्रेस भारी आवाज में सच बताता है, यह 1 वे मिशन था, मैं वापस घर नहीं जा सकता। मिशन खत्म होने के बाद कुछ समय तक जिंदा रहूंगा, फिर खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। यह सच्चाई सुनकर रॉकी बिल्कुल खुश नहीं था, वो ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। रॉकी तुरंत पूछता है, तुम्हें वापस घर जाने के लिए कितना एस्ट्रोफेज चाहिए?
ग्रेस बताता है 20 लाख किलोग्राम। कुछ पल सोचने के बाद रॉकी कहता है, मैं तुम्हें इतना एस्ट्रोफेज दे सकता हूं, बस मैं अपने घर 6 साल देर से पहुंचूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहां मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। ग्रेस की आंखें भर आती हैं। वो भावुक होकर रॉकी को गले लगा लेता है और उसकी बात मान लेता है। फ्लैशबैक में पता चलता है जब ग्रेस और उसकी टीम एस्ट्रोफेज की प्रोडक्शन कर रही थी, तभी एक विनाशकारी धमाका हुआ, इतना बड़ा कि उसकी शॉक वेव्स कई किलोमीटर दूर तक महसूस हुई। एस्ट्रोफेज एक बेहद ज्वलनशील फ्यूल था, इसीलिए वो हादसा हुआ। अब रॉकी और ग्रेस माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म को पकड़ने के मिशन पर निकल चुके थे। ग्रेस शिप को पायलट करते हुए ग्रह के एटमॉस्फेयर के बेहद करीब ले जाता है और रॉकी बिना देर के चेन नीचे छोड़ देता है। जैसे ही सैंपल कलेक्टर बादलों में गया, रॉकी ने उसे एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसे वापस खींचने के लिए ग्रेस को बाहर जाकर मैन्युअली काम करना था। ग्रेस जैसे ही बाहर पहुंचा, बाहर का नजारा देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। शिप अब ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के असर में आने लगा था। ग्रेस ने बिना देर किए कलेक्टर को अपनी तरफ खींचा और तेजी से लौटने लगा, मगर अब शिप ग्रह के बेहद करीब पहुंच चुका था और उसके हिस्से टूटने लगे थे। उन्हीं में से एक टुकड़ा ग्रेस से टकराया और सैंपल कलेक्टर उसके हाथ से छूटकर नीचे फंस गया। रॉकी तुरंत चिल्लाया, सैंपल छोड़ो और वापस आओ, लेकिन ग्रेस कूद पड़ा और बड़ी मुश्किल से कलेक्टर हासिल करके वापस अंदर लौट आया। अब हालत और भी खराब हो चुकी थी। शिप लगभग एटमॉस्फेयर में घुस चुका था। ग्रेस ने तुरंत फुल थ्रस्ट पर इंजन्स चालू किए और गुरुत्वाकर्षण को चीरता हुआ बाहर निकल आया। दोनों अब भी राहत की सांस ही ले रहे थे कि तभी फ्यूल टैंक में छेद हो गया। एस्ट्रोफेज इतनी तेजी से बाहर निकलने लगे कि पूरा शिप पागलों की तरह घूमने लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी बढ़ गई कि उंगली तक हिलाना मुश्किल हो गया। ग्रेस ने किसी तरह लीक टैंक को जहाज से अलग किया, लेकिन दबाव इतना था कि वो बेहोश होने लगा। उसने रिवर्स रोटेशन चालू करने की कोशिश की, मगर बटन दबा नहीं पाया और बेहोश हो गया। रॉकी ये सब देख रहा था। उसने ग्रेस को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर ग्रेस बुरी तरह घायल और बेसुध पड़ा था। अब रॉकी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपना प्रोटेक्टिव ग्लास तोड़ दिया और बाहर निकल आया। उसने रिवर्स रोटेशन चालू की, फिर ग्रेस को घसीटता हुआ मेडिकल चैम्बर तक ले गया, जहां रोबोट सिस्टम ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। लेकिन रॉकी इस वातावरण में जिंदा नहीं रह सकता था। उसके शरीर से गाढ़ा सफेद धुआं निकलने लगा और वो लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। फ्लैशबैक में पता चलता है एस्ट्रोफेज प्रोडक्शन फैसिलिटी के धमाके में मिशन पर जाने वाला साइंस ऑफिसर मर गया था। इसीलिए एवा ने ग्रेस को भेजने का फैसला लिया था, लेकिन ग्रेस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुछ समय बाद जब ग्रेस को होश आया तो उसने देखा पूरे शिप पर काले धब्बे फैले हुए थे जो रॉकी के शरीर से निकले थे। जब वो उन निशानों के पीछे गया तो सामने रॉकी पड़ा था। जिंदा तो था, लेकिन बेहद बुरी हालत में। ग्रेस ने उसे बचाने के लिए तुरंत एक हीट लैंप बनाया ताकि शायद गर्मी से वो ठीक हो जाए। लैपटॉप पर रॉकी का आखिरी मैसेज चल रहा था, जिसमें वो पृथ्वी और अपने ग्रह एरिड को बचाने की बात लिख गया था। ग्रेस ने बिना वक्त गंवाए कलेक्टेड सैंपल्स पर टेस्ट शुरू किया और जब उसने माइक्रोबियल लाइफ को एस्ट्रोफेज के साथ मिक्स किया तो कुछ हैरान कर देने वाला हुआ। उस माइक्रोबियल लाइफ ने एस्ट्रोफेज को पूरी तरह खत्म कर दिया। ग्रेस को आखिरकार समाधान मिल चुका था। ग्रेस ने रॉकी से कहा, मैंने इस माइक्रोबियल लाइफ का नाम टाउमीबा रखा है। हाँ, मुझे पता है तुम इस नाम को बेकार कहोगे, मगर फिलहाल यही रहने देते हैं। वो आगे कहता है, टाउमीबा को मैं पृथ्वी तो भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारे ग्रह तक ये कैसे पहुंचेगा ये सिर्फ तुम जानते हो, इसलिए जाग जाओ। मगर रॉकी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। ग्रेस वहीं थक कर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामने रॉकी बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसे देखते ही ग्रेस ने उसे गले लगा लिया। रॉकी ने पूछा, क्या हमें एस्ट्रोफेज को मारने वाला शिकारी मिल गया? ग्रेस ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। अब दोनों अपने घर लौट सकते थे। इस खुशी में दोनों ने साथ बैठकर जश्न मनाया। अपनी अपनी मंजिल पर निकलने से पहले ग्रेस ने रॉकी को एक लैपटॉप गिफ्ट किया जिसमें पूरी मानव जाति और पृथ्वी की जानकारी मौजूद थी। यह तोहफा पाकर रॉकी बेहद खुश हो गया और बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। ग्रेस हंसकर बोला, क्यों ना तुम मुझे अपना स्पेस शिप अंदर से दिखाओ, वही मेरा गिफ्ट होगा। रॉकी के बनाए एक खास स्पेस सूट को पहनकर ग्रेस उसके स्पेस शिप में दाखिल हुआ और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसी पल उसे फिर एक फ्लैशबैक आया।
फ्लैशबैक में ग्रेस ईवा के ऑफिस में बैठा था और इस मिशन पर जाने से साफ इनकार कर रहा था। मगर ईवा भावुक होकर कहती है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा ग्रेस। अगर तुम नहीं गए तो अगले 30 सालों में दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्रेस तब भी नहीं माना और जाने लगा। अब एवा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने गार्ड्स को बुलाकर ग्रेस को पकड़वा दिया और उसे जबरदस्ती कोमा में डालकर मिशन पर भेज दिया। अब अलविदा कहने का समय आ चुका था। ग्रेस और रॉकी ने आखिरी बार एक दूसरे से बात की, फिर हमेशा के लिए गुड बाय कहकर अपने अपने रास्ते निकल गए। अब ग्रेस को पृथ्वी पहुंचने में 4 साल और 2 महीने लगने वाले थे। वो सोने चला गया, मगर कुछ ही देर बाद इमरजेंसी अलार्म से उसकी आंख खुल गई। शिप पर किसी तरह का संक्रमण फैल रहा था। ग्रेस ने तुरंत टाउमीबा के सैंपल्स निकाले और माइक्रोस्कोप में चेक किया। परिणाम बेहद निराशाजनक थे। दरअसल इन टाउमीबा माइक्रोब्स को जेनोनाइट से बने कंटेनर्स में रखा गया था, जो रॉकी ने बनाए थे। लेकिन टाउमीबा उन जेनोनाइट कंटेनर्स के आर पार जा सकते थे। ग्रेस ने जल्दी से बाकी सैंपल्स को प्लास्टिक बैग्स में सील कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। रॉकी का पूरा शिप ही जेनोनाइट से बना हुआ था, यानी टाउमीबा उसके पूरे शिप में लीक हो चुके होंगे और उसके फ्यूल यानी एस्ट्रोफेज को खा जाएंगे। मतलब रॉकी कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे उसके शिप का लाइफ सपोर्ट खत्म हो जाएगा और अगर उससे बच भी गया तो रेडिएशन उसे मार डालेगा। ग्रेस समझ चुका था रॉकी कुछ ही समय में दर्दनाक मौत मरेगा और उसका ग्रह भी तबाह हो जाएगा। अब ग्रेस के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो खुद घर लौट जाए या फिर रॉकी को बचाए। और उसने फैसला कर लिया। ग्रेस ने सारे टाउमीबा सैंपल्स और अपनी रिसर्च 4 छोटे प्रोब्स में पैक किए और उन्हें पृथ्वी की ओर रवाना कर दिया। अब उसकी मंजिल पृथ्वी नहीं थी, बल्कि रॉकी का स्पेसशिप था। वो पूरी रफ्तार से रॉकी को बचाने निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद उसने रॉकी के शिप को डिटेक्ट कर लिया। ग्रेस ने तुरंत स्पेस सूट पहना और टनल से होकर फिर उसी दीवार तक पहुंचा, मगर रॉकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रेस की उम्मीद टूट चुकी थी। उसे लगा शायद वो देर कर चुका है, मगर तभी जहाज के गहरे अंधेरे से रॉकी बाहर आया। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहिसाब खुश हो उठे। इसी बीच ग्रेस के भेजे हुए प्रोब्स आखिरकार पृथ्वी पहुंच चुके थे। ईवा को सारी जानकारी मिल चुकी थी। उसने बिना एक पल गंवाए ये खुशखबरी पूरी दुनिया तक पहुंचा दी। मानवता के लिए उम्मीद की लौ फिर जल चुकी थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत काम शुरू किया और ग्रेस के भेजे हुए सैंपल्स की मदद से बड़ी मात्रा में टाउमीबा तैयार किए गए। कुछ ही समय में टाउमीबा को सूरज की सतह की ओर भेजा गया, जहां उन्होंने एस्ट्रोफेज को पूरी तरह खत्म कर दिया। धीरे धीरे सूरज फिर सामान्य होने लगा और पृथ्वी विनाश के किनारे से वापस लौट आई। उधर ग्रेस अब रॉकी के ग्रह एरिड पर पहुंच चुका था। वहां भी सब कुछ ठीक हो चुका था। रॉकी की दुनिया इंसानों के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। रॉकी ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक विशाल डोम बनवाया, जिसके अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार किया गया। एक ऐसी सुरक्षित दुनिया जहां ग्रेस अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता था। समय बीतने लगा। ग्रेस ने वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें विज्ञान सिखाता, कहानियां सुनाता और कभी कभी पृथ्वी के बारे में भी बताता। जिस इंसान ने पूरी मानवता को बचाया था, वो अब एक नई दुनिया में शिक्षक बनकर जी रहा था। ग्रेस ने आखिरकार इस नई जिंदगी को अपना लिया और इसी उम्मीद भरे पल के साथ प्रोजेक्ट हेल मैरी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।